नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के टीजीटी पीजीटी लक्ष्य 2020 की विशेष अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। इस अभ्यास सीरीज में हम प्रतिदिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। राज्य द्वारा स्वीकृत लाभ, राज्य सत्ता के व्यक्त प्रमाण, राज्य शक्ति के आधार या फिर राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। इसका सही जवाब है डी। अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम जो स्पष्टीकरण है वो है राज्य से अपेक्षित और राज्य के विरुद्ध दावे। इसके संदर्भ में टी.एच. ग्रीन ने अधिकारों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है जो केवल राज्य में ही संभव है। राज्य का यह परम कर्तव्य है कि व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करे। अगला सवाल है, जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद का निर्वचन प्राथमिक रूप से माना है। उचित विचारधारा, मध्यवर्गीय दर्शन, जनाधारित आंदोलन या फिर अमूर्त अवधारणा। इसका सही जवाब है डी, अमूर्त अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, अधिकतम न्याय, राष्ट्रीय मुक्ति या फिर नियंत्रणों की अनुपस्थिति। इसका सही जवाब है विकल्प संख्या ए, अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। इसमें आप देख सकते हैं, व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग तभी करता है जब वह राज्य के कानूनों का पालन करता है। नियंत्रण विहीन स्वतंत्रता स्वतंत्रता न होकर स्वच्छंदता में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। व्यवहार की पहचान, पारिश्रमिक की समता, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर नियमों का पालन। तो इसका सही जवाब है समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण तब होता है जब न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। विकल्प संख्या बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मार्क्सीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है क्योंकि मार्क्स ने वैयक्तिक अनुभवों को अपनी प्रयोगशाला माना, पंथ और तात्विक मुद्दों का विरोध किया, आदर्शपरक, अस्पष्ट और स्वलोकीय पूर्व धारणाओं को अस्वीकारा या फिर सर्वहारा में अधिनायकवाद को स्वीकारा। तो जो मार्क्सीय समाजवाद है उसको वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आदर्शपरक, अस्पष्ट और स्वप्नलोकीय पूर्व धारणाओं को अस्वीकार किया है। विकल्प संख्या सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकवाद का क्या अर्थ है? इसमें आपके विकल्प हैं, ए, राज्य पर एक वर्ग प्रभुत्व का उदय, सभी वर्गों, विशेष सुविधाओं और राज्य का निराकरण, सरकार पर जनमानस की सर्वाधिकारी नियंत्रण या फिर समस्त समाज के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का रूपांतरण। विकल्प संख्या इसमें आपका ए सही होगा, राज्य पर एक वर्ग प्रभुत्व का उदय। कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि साम्यवाद की स्थापना के पहले की जो अवस्था होगी वह सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की होगी और इसकी स्थापना पूंजीवादी अवस्था के अवशेष पर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की शक्तियां वास्तविक और व्यापक होती हैं और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से परे हैं, उसकी समानता इंगित है। ये आपका सवाल है। विकल्प इसमें आपका सही होगा, बोनापार्टवाद, बनाना गणतंत्र, सॉफ्ट राज्य या फिर कार्यरत अराजकता। इसमें विकल्प संख्या ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है,
यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या होगा? तो इसमें आपके ऑप्शन है समाजवाद का उदय, सामाजिक विच्छिन्नता, मार्क्सवाद का शक्तिवर्धन या फिर लोकतंत्र का सुनिश्चयन। इसका सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, लोकतंत्र का सुनिश्चयन। उदारवाद की तार्किक परिणति लोकतंत्र की स्थापना में है जो आगे चलकर राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता का गुणवत्ता स्थापना हेतु हड़तालों की भूमिका के दृष्टिकोण का समर्थक था। ये आपको बताना है कि इसका समर्थक कौन था। आपके ऑप्शन हैं कार्ल मार्क्स, शार्प, ट्रॉट्स्की या फिर सोरेल। विकल्प संख्या डी आपका सही जवाब होगा सोरेल। इसमें आप देखेंगे तो व्याख्या के तौर पर जॉर्ज सोरेल ने अपनी श्रम संघवाद के सिद्धांत में हड़तालों के औचित्य का बहुत सशक्त ढंग से समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाली विचारधारा कौन सी थी? क्रांतिकारी समाजवाद, नव मार्क्सवाद, फांसीवाद या फिर अराजकतावाद। विकल्प संख्या सी सही होगा फांसीवाद। व्याख्या के तौर पर आप देखेंगे कि हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाली विचारधाराएं फांसीवाद और नाजीवाद हैं, जिनके विचारों के स्रोत हीगल, बर्नहार्डी, नीत्शे आदि के सिद्धांत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक थे विवेकानंद। व्याख्या के तौर पर आप इसमें देख सकते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक के तौर पर यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को किसने ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर शुरुआत किया था तो वो विवेकानंद थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कतिपय प्रमुख बहुलवादी हैं। यहाँ पर आपको बहुलवादियों को पहचानना है। आपके ऑप्शंस हैं ए दुर्खिम, ब्राडले, पेल्यूटियर। ऑप्शन नंबर बी है फिगिस, मेरी फोले या फिर बारकर। विकल्प संख्या सी में है लास्की, जीमर्न, बोसांके और डी में है लिंडसे, ब्रॉडले और मेटलैंड। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा बी फिगिस, मेरी फोले और बारकर। भारत के उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम क्या है? यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपतियों की सूची दी गई है या यूं कह लें कि इनका क्रम दिया गया है और उसमें से आपको सही क्रम लगाना है। तो इसका सही क्रम होगा सबसे पहले जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, फिर जीएस पाठक। इस प्रकार सही विकल्प आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 में है एकल संप्रभुता द्वारा समर्थित दृष्टिकोण है। कानून नैतिकता की परिणति है। कानून और नैतिकता पर्याय हैं एक दूसरे के। नैतिकता कानून के अनुपालन की निर्धारक नहीं है या फिर कानून आदेश है। नैतिकता परिकल्पना। यहाँ पर विकल्प आपका डी सही होगा, कानून आदेश है, नैतिकता एक परिकल्पना है। तो एकल संप्रभुता के विचारकों के अनुसार उन्होंने कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है। क्वेश्चन नंबर 16 में है मार्क्सीय समाजवाद द्वारा प्रतिपादित किया गया कि उत्पादन के तरीके में परिवर्तन का परिणाम होता है। ऑप्शन ए मध्य वर्ग की क्षमता का एकीकरण, बी है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की सक्रियता, सी है वर्ग संघर्ष और राज्य शक्ति का उन्मूलन और डी है सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का समग्र रूपांतरण। यहाँ पर सही जवाब आपका होगा सी वर्ग संघर्ष और शक्ति का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 17 में है सामंतवाद के विघटन, चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा के स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ। एक बार सवाल आप फिर से सुनिए। सामंतवाद के विघटन, चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा की एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ। आपके विकल्प हैं ए राष्ट्र राज्य, बी है नौकरशाही की शक्ति का संग्रहण, सी है व्यवस्थात्मक एकीकरण या फिर डी है अंतर राज्य संघर्ष।
तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ए, राष्ट्र राज्य। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्र राज्य का उदय मध्य युग की समाप्ति के पश्चात और पुनर्जागरण आंदोलन के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 में है, हाब्स के मतानुसार जब व्यक्तियों द्वारा संप्रभु की स्थापना की जाती है उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन क्या होता है? शासन की प्रतीकात्मक शक्तियों की इंगिती, प्राकृतिक कानून का अनुपालन, या फिर व्यक्ति के भौतिक विकास की संभावनाओं का विस्तार, या फिर शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। तो यहाँ पर विकल्प संख्या आपका डी सही होगा, शांति और सुरक्षा की स्थापना। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि हॉब्स के समझौते के सिद्धांत का मुख्य आधार ही था शांति एवं प्रजा के जीवन की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, रॉल्स की न्याय अवधारणा में प्रस्तुत प्रयास है। रॉल्स की न्याय की अवधारणा में किस बात को ज़्यादा जोर दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ए व्यक्तिवाद का समर्थन, बी प्रत्ययवाद की समालोचना, सी उपयोगितावाद का विकल्प, और डी है वैज्ञानिक समाजवाद से समीकरण। यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा सही डी, वैज्ञानिक समाजवाद से समीकरण। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ सकते हैं, व्याख्या में आपको दिया गया है कि जॉन रॉल्स ने अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, लुसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण की इंगिती है। विकासशील समाजों का उदय, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास, राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता, या फिर संकट निवारण हेतु नियंत्रण संयंत्र। यहाँ पर सही जवाब आपका होगा सी, राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 21 में है, नौकरशाही संबंधी मैक्स वेबर के विचारों से प्रस्तुत निष्कर्ष है। यानी कि नौकरशाही से संबंधित जो मैक्स वेबर ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था उसका रिजल्ट क्या है? विकल्प आपके हैं, ए नौकरशाही की राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी ही चाहिए, बी है व्यवहार में स्पष्ट है कि राजनीतिज्ञ नौकरशाही को भ्रष्ट बनाते हैं, विकल्प संख्या सी में है राजनीति में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह नौकरशाही करती है वर्ग नहीं, और डी है लोक सेवकों का शासन श्रेष्ठतर होता है। तो मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही के सिद्धांत में कहा था कि लोक सेवकों का शासन जो होता है वो बेहतर माना जाता है। विकल्प यहाँ पर डी सही होगा। इसकी व्याख्या आपको देखने की आवश्यकता है। नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान का वर्णन सबसे पहले मैक्स वेबर ने किया था। तो यहाँ पर एक सवाल आपका और बन सकता है कि नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैक्स वेबर ने। इनके अनुसार नौकरशाही पूर्णतया तर्कपूर्ण और विधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा कौन सी थी? तो आपने क्लास में इस चीज़ को पढ़ा भी होगा। फेबियन समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, अस्तित्ववाद, या फिर स्वप्नलोकीय समाजवाद। यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ए, फेबियनवाद समाजवाद। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं फेबियन लोग व्यवहारिक सुधारक थे। बेंथम की तरह उन्होंने भी अपने लेखों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 23, गैर संबंध दबाव समूहों का आधार होता है। विकल्प ए, सरकारी विभागों की प्रकृति, बी, वर्ग, पंथ तथा सजातीयता, सी, व्यक्तियों के निश्चित हित, या फिर डी, प्रदर्शन, दंगे और जुलूस। विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? ऑप्शन ए, राज्य के प्रकारों में नैतिकता निहित है, बी, नैतिकता का प्रवाह कानून से होता है राज्य से नहीं, सी है नैतिकता द्वारा नागरिकों और राज्य को अनुशासित किया जाता है, और विकल्प संख्या डी है राज्य का कोई सकारात्मक नैतिक कार्य नहीं होता।
तो यहाँ पर सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है वो है राज्य के प्रकारों में नैतिकता निहित है। यानी कि सकारात्मक उदारवाद नैतिकता पर जोर देता है। विकल्प आपका ए सही होगा। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि सकारात्मक उदारवाद में नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 25, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में आप विस्तृत जानकारी ज़रूर इकट्ठा कर लें। इस संदर्भ में हमारा विकल्प ए है मात्रात्मक रूप में राजनीतिक दल के प्रति जन समर्थन का निर्धारण। विकल्प बी है बहुल सामाजिक समर्थन द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की सामर्थ्य वृद्धि, जन अभिव्यक्ति मतों तथा विजित स्थानों के मध्य सुसंबद्धता निश्चयन। या फिर डी है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के अभिव्यक्त मतों का समीकरण। तो इस तरह से आपका इसमें सही जवाब होगा बी, बहुल सामाजिक समर्थन द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की सामर्थ्य वृद्धि। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको की पॉइंट याद रखना है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा अल्पसंख्यकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मैकफर्सन द्वारा लोकतंत्र का निर्वाचन है। विकल्प ए व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि, उपयोगिता तथा संतुष्टि का निश्चयन। सी है प्रशासन में जनमानस की प्रत्यक्ष भूमिका। या डी है संविधान रचना में जन भागीदारी। विकल्प ए सही होगा व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि। व्याख्या के तौर पर आप सी.वी. मैकफर्सन की पुस्तक का नाम ध्यान रख सकते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रीट्रायल में इन्होंने अपनी उपर्युक्त विचारों को अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 27, बहुदलीय शासन के स्थायित्व के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। डेनमार्क, पोलैंड, कनाडा। या फिर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। सी है स्वीडन, कनाडा, फ्रांस। और डी विकल्प में है स्विट्जरलैंड, पोलैंड या फिर फ्रांस। यहाँ पर सही जवाब आपका होगा डी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुदलीय शासन के अस्थायित्व के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में है दुवर्जर के मतानुसार राजनीतिक दलों के संगठन के मूल तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होगा कॉकस, सेल, ब्रांच, मिलिशिया। क्वेश्चन नंबर 29 में है ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस एक राजनीतिक दल है, लॉबी है, राष्ट्रीयता है या फिर दबाव समूह है। तो राजनीतिक दल नहीं बल्कि ये दबाव समूह है। विकल्प आपका डी सही होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर जितने भी प्रकार के मुख्य दबाव समूह हैं उनकी लिस्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में आप दबाव समूहों की एक सूची जरूर जारी करें और उसको राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों स्तरों पर आपको देखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है सामाजिक समझौते संबंधी लॉक की अवधारणा की सर्वोत्तम इंगिती है। सामान्य तथा स्पष्ट, सीमित तथा निश्चयात्मक, संक्रमणीय तथा अस्थायी या फिर डी पीढ़ियों का अप्रभावी। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही होगा सीमित और निश्चयात्मक। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि लॉक ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में संवैधानिक शासन, व्यक्तिवाद तथा सीमित सरकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 31, कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है जन संप्रभुता, औपचारिकता संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता या फिर कानूनी संप्रभुता। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ए जन संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी द्वारा साम्राज्यवादी शासन के अहिंसक टकराव
नियमित विधायी तौर तरीकों की अप्रासंगिकता तथा आधुनिक राज्य के प्रति अविश्वास के प्रतिपादन का प्रयोजन क्या है। एक बार आप सवाल फिर से सुनिए। गांधी द्वारा साम्राज्यवादी शासन से अहिंसक टकराव, नियमित विधायी तौर तरीकों की अप्रासंगिकता और आधुनिक राज्य के प्रति अविश्वास के प्रतिपादन का प्रयोजन क्या था। यहाँ पर विकल्प आपको ए है शांतिपरक राज्य का निषेध, अराजकतावादी संशोधनवाद, शास्त्रीय अराजकतावाद, सामाजिक अराजकतावाद। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ए शांतिपरक राज्य निषेध। क्वेश्चन नंबर 33 में है भारत में अंतःकरण पंथ की स्वतंत्र मान्यता, अनुपालन तथा प्रचार प्रसार के मौलिक अधिकार के स्पष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या कौन सी है। प्रचार प्रसार के अंतर्गत पंथांतरण का अधिकार है, पंथ संविधान द्वारा निर्देशित विश्वास का आयाम है, या फिर किसी पंथ समूह को अपने अनुपालकों की संख्यात्मक वृद्धि का अधिकार है, या फिर प्रचार प्रसार का अर्थ पंथांतरण का अधिकार है। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होगा। व्याख्या के तौर पर आप समझ सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने संगठन में प्रचार एवं प्रसार का अधिकार प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है हॉब्स के प्रयोजन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है। परम शक्तिशाली राजतंत्र, परम शक्तिशाली राज्य, परम शक्तिशाली राजतंत्र और परम शक्तिशाली राज्य, या फिर सर्वाधिकारवाद। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होगा। और हॉब्स का उद्देश्य एक ऐसे शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था जिसमें व्यक्तियों का जीवन पूर्णतः सुरक्षित हो, और इस तरह की व्यवस्था परम शक्तिशाली राजतंत्र और परम शक्तिशाली राज्य में ही संभव हो पाती। क्वेश्चन नंबर 35 में है गांधी की डांडी यात्रा के तर्क में सर्वोत्तम इंगिती है। तो गांधी की डांडी यात्रा के तर्क की सर्वोत्तम इंगिती जो है वो है जन समुदाय के अधिकारों के प्रतीक का उन्नयन। गांधी ने डांडी यात्रा को 12 मार्च 1930 को शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हुए सत्याग्रह का श्री गणेश किया था। क्वेश्चन नंबर 36 में है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष पद से जिन्ना द्वारा घोषित दल का मूल राजनीतिक उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है भारत विभाजन, बी है सांप्रदायिक निर्वाचन, सी है द्विराष्ट्र सिद्धांत, या फिर डी है स्वराज। तो यहाँ पर जो जिन्ना का राजनीतिक दल था उसका मूल उद्देश्य था सांप्रदायिक निर्वाचन। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है दलगत निकटता से परे विशेषज्ञों को विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त करना जहां संभव है वह राजनीतिक व्यवस्था कौन सी होती है। विकल्प ए संसदीय, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी सर्वाधिकारी, या फिर डी अध्यक्षात्मक। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा डी अध्यक्षात्मक। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्र का अध्यक्ष दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38 में है संविधान की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। संविधान की अवधारणा का जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है उसका मैं सही जवाब आपको बतलाता हूँ। डी है राजनीतिक शक्ति संबंधों तथा जन प्रेरित आकांक्षाओं के तर्क की व्यवस्था के लिए बनाया गया कानून। क्वेश्चन नंबर 39 में है रूसो के मतानुसार सामाजिक समझौता क्या है। तो रूसो के मतानुसार सामाजिक समझौता जो है सर्वोपरि शासन की रचना करता है, ऐसा समझौता नहीं जो व्यक्ति भावी नेतृत्व से करे। सी है सिद्ध करता है कि व्यक्ति को व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या फिर डी है लोकप्रिय प्राथमिकता के अनुसार विविध शासनों की रचना करता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या डी। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसे में एक सवाल आपका और बनता है,
रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक माना जाता है। सामाजिक समझौता के फलस्वरूप जिस सामान्य इच्छा का उदय होता है वह वास्तव में जनता की सदिच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्राम्स्की के कथन का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर मैं सही पढ़ता हूँ, प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल और प्राधान्य समर्थक बल। आपका सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है, समानता की अतिरंजित प्राथमिकता का परिणाम होता है स्वतंत्रता का प्रतिबंध, अधिक समानता की खोज, वर्ग संघर्ष का उदय, नव अभिजनों की स्थापना। विकल्प यहाँ पर सी सही होगा, वर्ग संघर्ष का उदय। व्याख्या के तौर पर समानता की अतिरंजित प्राथमिकता के कारण समाज योग्यता की उपेक्षा की जाती है, फलस्वरूप योग्य व्यक्तियों में अपने विकास को लेकर अवसाद उत्पन्न हो जाता है जिससे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42, सेवा राज्य या सर्विस स्टेट अवधारणा के प्रमुख पक्षधर कौन हैं। तो मार्क्स या माओ, मैकाइवर और लास्की, टॉलस्टॉय तथा गांधी, लिंकन तथा मार्टिन लूथर किंग। सही जवाब होगा मैकाइवर और लास्की। क्वेश्चन नंबर 43 में है, मंत्रिमंडल व्यवस्था के स्थापित होने का कारण क्या है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के स्थापित होने का कारण है कबाल का उदय। मंत्रिमंडल शब्द की उत्पत्ति जो है वो कबाल से हुई थी। ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल शब्द की उत्पत्ति कबाल से हुई और उसका सबसे पहले प्रयोग ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में किया गया था। यहाँ पर आप फैक्ट के तौर पर 2 फैक्ट और याद रख सकते हैं। मंत्रिमंडल की उत्पत्ति कबाल शब्द से और सबसे पहली बार इसका उपयोग जो प्रयोग किया गया वो ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, वितरणात्मक न्याय का एक अग्रज प्रतिपादक कौन था। वितरणात्मक न्याय की बात अरस्तू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में सही जवाब सी होगा। इनकी पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स, में इन्होंने वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वोपरि चर्च सत्ता के स्थान पर औद्योगिक राज्य की स्थापना का पक्षधर कौन था। क्रॉपटिकन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर या फिर संत साइमन। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही होगा, संत साइमन। क्वेश्चन नंबर 46 में है, जनमत में अभिव्यक्त त्रिकोणात्मक संबद्धता से सूत्रबद्ध है। राजनीतिक संस्कृति, संस्थाएं और कानून। बी है परंपरा, जनसंचार, साधन और न्याय। सी है कर्मण्यता, मानवीय प्रतिबोधन तथा प्रतिक्रिया। या फिर डी है नागरिक प्रतिक्रियाएं एवं नैतिकता। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ए, राजनीतिक संस्कृति, संस्थाएं और कानून। क्वेश्चन नंबर 47 में है, राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण में रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। उदार लोकतंत्र से जनवादी लोकतंत्र, संक्रमणीय अर्थतंत्र से समाजवादी अर्थतंत्र। या फिर सी है राज्य समाजवाद से साम्यवाद। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही होगा। सही जवाब संक्रमणीय अर्थतंत्र से समाजवादी अर्थतंत्र। क्वेश्चन नंबर 48 में है, राजनीतिक विकास को गहन तथा व्यापक स्तर पर प्रयोजनशील बनाने के प्रयोजनों की सिद्धि का सर्वोत्तम विकल्प है। उत्पादन और वृद्धि के स्तरों का उन्नयन, जन केंद्रित रणनीतियों का सघन समेकन, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शक्तिवर्धन या फिर नौकरशाही के अवरोधों का निराकरण। तो सही जवाब यहाँ पर आपको होगा सी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शक्तिवर्धन। व्याख्या के तौर पर आप समझते हैं, राजनीतिक विकास को गहन और व्यापक स्तर पर उद्देश्यपरक बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शक्तिवर्धन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 49 में है, मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 रिपोर्ट का प्रस्ताव क्या था। केंद्र में एक सदनीय व्यवस्थापिका, प्रशासकीय आधार पर प्रांतीय पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अस्वीकृति।
तो सही जवाब इसका होगा डी, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अस्वीकृति। व्याख्या के तौर पर 1 जुलाई 1928 को मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह सिफारिश की गई कि सांप्रदायिक मताधिकार का अंत कर दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था के संयुक्त प्रतिनिधित्व को अपनाया जाना चाहिए। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, लोकतंत्र की व्याख्या निर्धनों, अनभिज्ञों और अज्ञानियों का शासन करने वाला था। ये कथन या लोकतंत्र की यह व्यवस्था किसने बताया था? मोस्का, प्लेटो, अरस्तु या फिर हिटलर? तो इसका सही जवाब होगा ए, मोस्का। तो ये था हमारा आज का 50 वो महत्वपूर्ण सवाल जो लक्ष्य टीजीटी और पीजीटी 2020 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न के सही आंसर या फिर व्याख्या में किसी प्रकार का कोई शंका हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलिए, इसका समाधान हम अवश्य करेंगे। अगले वीडियो में अभ्यास सीरीज के हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।